हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम था हेलमत। एक बार क्या होता है, हेलमत अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और नोटिस करता है कि उसकी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि अब समय आ चुका है कि सुसाइड करने का, क्योंकि हमारे साथ भी अब वही होगा जो कि हमने ज्यूस के साथ किया था। तो क्या केवल मेरे को सुसाइड करनी चाहिए या हम सबको सुसाइड कर लेनी चाहिए? ये सब बातें हेलमत सुन रहा था। अगले दिन क्या होता है, हेलमेट का पूरा परिवार घूमने जाता है और सारा दिन अच्छा टाइम स्पेंड करता है एक दूसरे के साथ। और उस दिन को वह बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन ही खबर आती है कि हेलमेट के फादर ने अपने ऑफिस के अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। इस बात को लेकर हेलमेट काफी डर जाता है और वह इतना ज्यादा डर जाता है कि अगले 9 साल तक अपने घर में कुछ भी नहीं खाता है। उसे हमेशा यह डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसे खाना में जहर ना दे दे। तो दोस्तों आपके माइंड में ऐसे कई सारे सवाल अभी राइज हो रहे होंगे कि हेलमेट के पापा ने ऐसा क्या डर था कि उन्हें सुसाइड करनी पड़ गई, और आखिर ऐसा क्यों सिचुएशन आई होगी उनके सामने। अगर हमें ये सब जानना है तो हमें जाना होगा फ्लैशबैक में तो चलिए चलते हैं। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया था। वर्ल्ड वार वन था, वह दो पावरों के बीच में लड़ा गया था। पहला था एलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के अंदर आया करते थे तुम्हारे फ्रांस, इसी के साथ आया था इंग्लैंड और साथ साथ आया था रसिया। अब बात करें सेंट्रल पावर की, तो सेंट्रल पावर के अंदर आया करता था जर्मनी, इसके साथ दे रहा था ऑटोमन तुर्की और साथ साथ इसका सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रो हंगरी। उस समय जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री था। उस समय जर्मनी और सेंट्रल पावर जीत ही जाते, बट 1980 में अलाइंड पावर को यूएसओ का सपोर्ट मिल जाता है, जिस वजह से सेंट्रल पावर की हार हो जाती है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? यूएसए बनता है। जब जर्मनी वॉर हार जाता है तो वहां का जो एम्पायर होता है वह एडिकेट कर लेता है, मतलब अपना पद को छोड़ देता है। अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया था, तो जो गवर्नमेंट थी वहां बनी थी, तो बिना गवर्नमेंट के थोड़ी देश चलेगा। तो जर्मनी थी, वहां पर एक जगह थी जिसका नाम था बीमर। तो वहां पर क्या होती है, एक असेंबली फॉर्म की जाती है, उसे बीमर रिपब्लिक बोलते थे। इसी के द्वारा जर्मनी के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी बनाई गई थी। अब जैसे कि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी क्या होती आ जाती है, जिस वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर मेंबर को इलेक्ट करके वोट करने लगे। ये वोट सारे एडल्ट कर सकते थे और इंक्लूडिंग वुमन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी तो आ गई थी और ये तो अच्छी बात है, बट जो जर्मनी के लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो बीमर रिपब्लिक था, मतलब जिसने असेंबली फॉर्म की थी, उसने एक पीस ट्रिटी साइन की थी। इस ट्रिटी का नाम था ट्रिटी ऑफ वर्सेराइट कहते थे। मतलब ये एक समझौता था इसके बीच में जर्मनी और अलायंस पावर के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें जर्मनी के ऊपर कई सारे बातों को थोप दिया गया था और जर्मनी में कई सारी चीजें छीन ली गई थी। जैसे कि उसकी जो टेरिटरी थी वह 13% टेरिटरी को छीन लिया गया था। इसी प्रकार से जर्मनी के 26% कोल को भी छीन लिया गया था। इसी प्रकार से 75% जर्मनी के आयरन को भी छीन लिया गया था और यहाँ तक कि उनकी आर्मी को भी छीन लिया गया था, क्योंकि अलायंस पावर ये नहीं चाहती थी कि वह कभी वॉर नहीं लड़ पाए। इन सब के अलावा जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन का कंपनसेशन देने का फोर्स भी किया गया था। जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था रेनलैंड, जो कि फेमस थी अपने रिसोर्सेज के लिए, उसे भी छीन लिया था। तो जो वहां के लोग थे वे अलायंस पावर का तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, सारा का सारा दोष गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे थे कि गवर्नमेंट क्यों हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है। इसलिए लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर शक भी हो रहा था। यही वो कारण था जिसकी वजह से लोग बीमर रिपब्लिक को पसंद नहीं आई और लोगों ने इसे एडॉप्ट भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग थे जो बीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें जर्मनी में लोग नवंबर क्रिमिनल नाम से बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रिटी ऑफ वर्साइल पर साइन किया था और यह कब किया गया था? 1980 के नवंबर मंथ में, इसलिए इन्हें नवंबर क्रिमिनल बोला जाता है। वर्ल्ड वार वन के कारण लोगों पर और पूरे यूरोप पर फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा बुरा असर देखने को पड़ा था। यूरोप में जो देश पहले वर्ल्ड वार से पहले कई देशों को इंटरेस्ट दिया करते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह खुद ही इंटरेस्ट में डूबे हुए थे। वर्ल्ड वार वन में यूरोप में बहुत सारी समस्या लेकर आई थी, खासकर जर्मनी के अंदर। जर्मनी में खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी। 1923 में जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है कि एक ब्रेड खरीदने के लिए कई सारे नोटों के बंडल को देना पड़ रहा था। अब ऐसी कंडीशन क्यों हो गई थी?
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मनी ने वॉर के लिए कर्जा लिया था और वह कर्जे को चुका नहीं पा रहा था, जिस कारण से जर्मनी के जो गोल्ड स्टॉक थे वह क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इसी बीच जो फ्रांस था वह क्या करता है, जर्मनी की एक जगह थी जिसका नाम था रू, उस पर कब्जा कर लेता है, जिस वजह से सोर्सेज की सप्लाई में भारी गिरावट आ जाती है। और वैसे भी जर्मनी कैसा था, कंगाल हुआ करता था, और रू के चले जाने के बाद और भी ज्यादा कंगाली हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट थी वह बहुत सारी करेंसी प्रिंट पे कर लेती है, जिससे कि करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं। करेंसी की ओवर प्रिंटिंग की वजह से जर्मनी के लोगों को छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए नोटों से भरे बैग देने पड़ रहे थे। इसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ऐसी कठिन हालात में जर्मनी की मदद कौन करता है, अमेरिका करता है। मतलब जो वर्ल्ड वार 1 में जो अमेरिका जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था वह जर्मनी की मदद कर रहा था। यूएसए ने जर्मनी की मदद करने के लिए एक डार्विस प्लान तैयार किया, जिसके तहत यूएसए जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था, जिससे जर्मनी की स्थिति स्टेबल हो सके। ऐसा हो भी रहा था, यूएसए की मदद से जर्मनी की स्थिति सुधर भी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में क्या होता है कि यूएसए के अंदर क्या आ जाता है, ग्रेट इकोनॉमिकल डेप्रिसिएशन। क्यों आ जाता है, क्योंकि यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। अब जो जर्मनी को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि यूएसए की खुद की हालत ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ग्रेट इकोनॉमिकल डेप्रिसिएशन के चलते यूएसए की नेशनल इनकम लगभग हाफ हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और एक्सपोर्ट रुक जाता है। लोगों के पास पैसे ही नहीं बचते, मतलब यूएसए की बहुत बुरी हालत हो जाती है। यूएसए की तो छोड़ो, होती ही होती है, लेकिन इसके आसपास में कई सारे देशों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 40% तक गिर जाती है। 6 मिलियन लोगों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, जिस वजह से क्राइम एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। चोरी चकारी लूट पर लोग उतर आते हैं। कई सारे लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं। किसानों की फसलों के दाम लगभग गिर जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों के पेट भी नहीं भर पा रही थी। अब लोगों को एक ही डर सता रहा था कि कहीं वह सड़क पर ना आ जाए, और जो गवर्नमेंट थी वह इस सिचुएशन का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी। अगर आप खुद ही सोचो, इतना सब होने के बाद भी जनता गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेगी नहीं ना, तो थोड़ा बहुत जो भरोसा था लोगों का गवर्नमेंट के प्रति, मतलब बीमर रिपब्लिक के प्रति, वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और उनका जो विश्वास होता है वो भी पूरी तरह उठ जाता है बीमर रिपब्लिक से। यहीं से राइज होता है हिटलर का। तो चलिए जानते हैं हिटलर के बारे में डीप में। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, और जो उसका बचपन था वो बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। हिटलर ने वर्ल्ड वार 1 में जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने आर्मी में बहुत अच्छा काम किया और उसने आर्मी में बहुत सारे मेडल भी मिले। बट हिटलर का सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब जर्मन आर्मी वर्ल्ड वार 1 में हार जाती है। और इसके अलावा जो ट्रिटी ऑफ वर्सेलाइल को साइन किया गया था, इसमें हिटलर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हिटलर जर्मनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, तो 1990 में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। धीरे धीरे हिटलर उस पार्टी का हेड बन जाता है। फिर वह उस पार्टी का नाम बदल देता है और नाम बदल कर रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और यही पार्टी आगे जाकर नाजी पार्टी कहलाती है। हिटलर और उसकी पार्टी का काम करने का तरीका बहुत ही स्टाइलिश था। उसका जो सैल्यूट करने का तरीका था वो भी टोटली डिफरेंट था, और उसका सिंबल भी अलग था। कुछ इस तरीके का सिंबल था नाजी पार्टी का। अब बात करते हैं नाजी पार्टी की जर्मन पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है। तो हमारा टॉपिक है राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स। तो होता क्या है, 1928 के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं, जिसमें नाजी पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। केवल 2.6% ही उसे टोटल वोट मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ये होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस समय ना तो हिटलर को कोई जानता था और ना ही नाजी पार्टी को। बट 1929 में सिचुएशन कुछ अलग ही हो जाती है। 1929 में क्या होता है, ग्रेट इकोनॉमिकल डेप्रिसिएशन आता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रेट इकोनॉमिकल डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। हिटलर क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो और वोट करते हो तो आने वाले इलेक्शन में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और इसी प्रकार से कई सारे वादे करता है लोगों से। और आपको वैसे पता ही होगा कि हिटलर एक बहुत अच्छा क्या था, पावरफुल स्पीकर था, और वह अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता था, और इसी चीज का वो आगे जाके क्या होता है, फायदा उठाता है।
फाइनली 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। उसे जर्मन पार्लियामेंट में लगभग 37% के आसपास वोट मिलते हैं, जिससे नाजी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। तो हिटलर ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिसके कारण वह इलेक्शन जीत पाया था? तो सबसे पहले उसने जो वादा किया था, हिटलर ने लोगों से कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं जर्मनी में एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। दूसरा वादा करता है कि मैं ट्रिटी ऑफ वर्साइल को प्रोविजन को हटा दूंगा। तीसरा वादा करता है कि मैं हर एक जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा। चौथा वादा करता है कि मैं हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को वापस ले आके आऊंगा। पांचवा वादा करता है कि मैं फॉरेन इंटरफेयर को रुकवा दूंगा। हिटलर ने इतने सारे वादे कर दिए थे, तो हिटलर ने इन्हीं प्रोमिस के कारण नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। और इलेक्शन के जीतने के बाद हिटलर ने कई सारी रैलियां करता है, पब्लिक मीटिंग करता है, ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके। और धीरे धीरे हिटलर का सपोर्ट भी बढ़ जाता है और हिटलर पावर में आ जाता है। फाइनली 13 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया, जिससे हिटलर के हाथों में और भी ज्यादा पावर आ जाती है। अब हिटलर यह सोचता है कि डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप सेट की जाए। तभी 27 फरवरी 1933 में क्या होता है कि जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है, और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। तो फाइनली 28 फरवरी को फायर डिग्री आती है, मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है जिसके तहत लोगों के सारे सिविल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, इन सबको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 3 मार्च 1933 को एक इनेबल एक्ट पास किया जाता है, और जैसे ही इनेबल एक्ट पास होता है तो डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मतलब डेमोक्रेसी एंड हो जाती है। उसकी जगह पे क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप सेट हो जाती है, और यहीं से हिटलर बनता है डिक्टेटर। अब हिटलर के पास पूरी पावर थी, वो जो भी चाहे वो कर सकता था जर्मनी के अंदर। डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर ने सारी पार्टियों को क्या किया, सबसे पहले उन्हें बैन लगा दिया गया। केवल एक ही पार्टी बची थी जो थी नाजी पार्टी, मतलब अब जर्मनी में अब सिंगल पार्टी कंट्री बन चुकी थी। अब दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि हिटलर ने कई सारे प्रॉमिस किए थे जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अब वह क्या करता है, उन पर काम भी करता है। वह क्या करता है कि एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करता है और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिसका नाम था जालमर साचेट। हिटलर उससे कहता है कि जाओ और जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारो। तो वो इसके लिए जालमट साचेट ने 2 चीजों पर एम किया था। पहला था फुल प्रोडक्शन, दूसरा था फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने फंड भी प्रोवाइड करती थी, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिले हैं जर्मन सुपर हाईवे, और साथ साथ हमें देखने को मिले हैं वोल्क्स वैगन जैसी बड़ी कार कंपनियां। और हिटलर ने ऐसे कई सारे चेंजेस किए थे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जैसे कि 1933 में हिटलर ने विड्रॉ कर लिया था लीग ऑफ नेशन से। दूसरा, जो रेनलैंड छीन लिया था जर्मनी से, उसे भी रीऑक्युपाइड कर लेती है। तीसरा, हिटलर 1938 को ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर देता है बाय द स्लोगन ऑफ वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो दोस्तों, ये कुछ चेंजेस किए थे हिटलर ने फॉरेन पॉलिसीज में। इसके बाद हिटलर छोटे छोटे जगहों पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वह सबसे पहले कब्जा करता है स्टूडेंट लैंड में। अब आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था इकोनॉमिस्ट के बारे में, जो कि जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में लगे थे। उनका नाम था जालमट साचेट। तो ये जालमट साचेट था, वह एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट तो था ही, साथ साथ एक बहुत अच्छा एडवाइजर भी था। तो वह हिटलर से कहता है कि जहां तुम्हें देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, वहां तुम देशों के साथ लड़ाई झगड़े में लगे हुए हो। तुम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए इन सब चीज़ों में। लेकिन जो हिटलर था, उसका टारगेट तो एकदम क्लियर था कि उसको तो केवल क्या करनी है, वॉर ही लड़ना है। हिटलर का मानना यह था कि वह अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करे जब मैं और डेवलप कंट्री पर कब्जा कर सकता हूँ। जालमट साजेट को यह बातें हिटलर की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वह हिटलर का सपोर्ट छोड़ देता है और वहां से वह रिजाइन देकर चला जाता है। और जो हिटलर होता है, वह इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए वॉर लड़ना शुरू कर देता है, और ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और पोलैंड पर कब्जा भी कर लेता है। यह देखकर इंग्लैंड और फ्रांस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और साथ में आ जाते हैं। यही जर्मनी के साथ स्टार्ट हो जाती है वॉर होना, और यही वॉर बदल जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। सितंबर 1940 में ट्राइपार्थाइट पैक्ट साइन होता है, जिसमें जर्मनी के साथ 2 और कंट्रियां वर्ल्ड वॉर लड़ने आ जाती हैं। वह 2 कंट्रियां कौन थी? एक तो इटली थी और दूसरी कंट्री थी जापान। मतलब अब एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थी इंग्लैंड और फ्रांस।
अब दोस्तों आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ था। मान लेते हैं ये जर्मनी है, मान लेते हैं ये इंग्लैंड है, और इसी तरह से अपन मान लेते हैं कि ये रसिया सोवियत यूनियन है। 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और यह हिटलर का सबसे बुरा डिसीजन साबित होता है, क्योंकि जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट पे इंग्लैंड से लड़ रहा था और ईस्टर्न फ्रंट पे रसिया से लड़ रहा था, मतलब सोवियत यूनियन से लड़ रहा था। जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी वह जर्मनी आर्मी को स्टैन यार्ड पर बहुत बुरी तरीके से हराती है, और वहीं जो दूसरी ओर यूएसए था वह वर्ल्ड वार टू से दूर ही रहना चाहता था, क्योंकि जो वर्ल्ड वार वन में इकोनॉमिकल क्राइसिस उसे देखने को मिले थे वह अभी तक उसे भुगत रहा था। इसलिए यूएसए वर्ल्ड वार टू से दूर ही रहना चाहता था, बट यूएसए अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि जो जापान होता है वह कंटिन्यूसली अपनी पावर को एक्सपेंड करते रहता है और वह इंडो चाइना पर कब्जा भी कर लेता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन होता क्या है, जो जापान होता है वह यूएसए की नेवल बेस पर अटैक कर देता है जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इस बात से यूएसए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूएसए 8 दिसंबर 1941 को ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर में एंटर हो जाता है, और यूएसए की एंट्री के साथ ही वर्ल्ड वार टू का खात्मा हो जाता है। क्योंकि हमें एक बात पता थी कि यूएसए आज भी पावरफुल है और वह उस समय भी पावरफुल था, तो वर्ल्ड वार टू मई 1945 को दो चीजों के साथ खत्म होता है। पहला जर्मनी की हार के साथ, और दूसरा हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम ब्लास्ट के साथ। तो दोस्तों जितनी भी तबाही हुई थी उस सबका जिम्मेदार हिटलर था। वर्ल्ड वार टू का कारण भी हिटलर था, और उसकी वजह से जो लाखों लोगों की जान गई थी उसका भी कारण हिटलर था। हिटलर ने सब कुछ खो दिया था, अपने लोगों का भरोसा, अपनी पावर, अपना देश। इसलिए जो हिटलर था वह बर्लिन के एक बंकर में जाकर अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है, और उसका अंत के साथ उसके प्रोपोगंडा मिनिस्टर भी सुसाइड कर लेते हैं। और दोस्तों आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने एक बच्चे की स्टोरी सुनाई थी जिसका नाम था हेलमट, के पिता सुसाइड कर लेते हैं। तो वह सुसाइड इसलिए कर लेते थे क्योंकि वह नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, मतलब वे हिटलर के सपोर्टर थे। सो मई 1945 तक जर्मन आर्मी सरेंडर कर देती है और जो अलायंस पावर होती है वह जीत जाती है। इसके बाद न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब एक तरह का कोर्ट स्टैब्लिश होता है जिसमें अलायंस पावर में फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया क्या करते हैं, जो जीते हुए लोग थे वह वॉर क्रिमिनल्स को पनिश करने की प्लानिंग बना रहे थे। अब जो वॉर क्रिमिनल्स कौन थे, जो कि नाजी पार्टी के लोग थे, मतलब हिटलर के सपोर्टर थे। तो नाजी पार्टी के लोगों ने कई सारे वॉर क्राइम किए थे, जैसे पहले नंबर पे आता है तुम्हारा क्राइम अगेंस्ट पीस, इसी प्रकार से आता है वॉर क्राइम, और सबसे बुरा आता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब उन्होंने लाखों मासूम लोगों पर अत्याचार किए थे। अत्याचार तो छोड़ो, उन्होंने उन्हें मार ही दिया था। नाजी पार्टी के लोगों ने वर्ल्ड वार टू की आड़ में 6 मिलियन ज्यूस को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, और लगभग 1 लाख पुलिस सिविलियन को मारा था, और साथ में उन्होंने 70,000 जर्मन्स को भी मारा था जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे। इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्राइबल कोर्ट था उसने केवल 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई और बाकी बचे हुए लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन्होंने जैसे लोगों के साथ किया था उसकी कंपेरिजन में यह सजा बहुत ही कम थी। अब बात करते हैं नाजी आइडियोलॉजी की, मतलब नाजी लोगों की सोच कैसी थी। इसको हम हिटलर की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि नाजी लोग थे वे हिटलर के ही सपोर्टर थे। जो नाजी लोग थे उन्होंने सोसाइटी में रेशियल सेग्रेगेशन करके रखा था, मतलब काफी ज्यादा भेदभाव करके रखा था सोसाइटी के अंदर। जर्मन लोग जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती थी वे उन लोगों की दी जाती थी जिनके ब्लॉन्ड हेयर हों और ब्लू आइज हों। इन्हें बेसिकली नॉर्डिक आर्यन कहा जाता था। इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी अदर लोगों की कंपेरिजन में, ऐसे नाजी मानते थे। और वह सबसे कम इंपॉर्टेंस या लोवेस्ट वीकेस्ट लोग किसको मानते थे, वो थे कौन, ज्यूस लोग थे। जो ज्यूस थे उन्हें जर्मनी के अंदर वीक माना जाता था, और ना ही ज्यूस लोगों को कोई इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और दोस्तों हिटलर और नाजी लोग को सबसे ज्यादा नफरत ज्यूस लोगों से ही थी। तो ऐसा क्यों था, इसके कई सारे कारण थे। जो पहला कारण था कि ज्यूस लोगों ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था। दूसरा रीजन था कि जो ज्यूस लोग थे वह जर्मन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते थे। थर्ड बात यह है कि जो हिटलर था वह पर्सनली भी ज्यूस से नफरत करता था, और जो ज्यूस लोग थे उनको नाजी लोगों ने ज्यूस लोगों को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया था। नाजी लोगों ने साइना गोर्जियस को जला दिया, यह ज्यूस लोगों का पूजा करने का स्थान था, उनको भी इन्होंने जला दिया था। गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया था और उनके घर तक को जला दिया गया था। अब वह धीरे धीरे ज्यूस को मारना शुरू कर देते हैं, और हिटलर काफी ज्यादा मास किलिंग करता था, एक बार में कई सारी ज्यूस लोगों को मार देता था। और तुम्हें पता है हिटलर क्या कहता था कि मैं मास किलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूं।
अब वह ऐसा क्यों करता था? हिटलर का मानना था कि अगर हमें बहुत अच्छी सोसाइटी चाहिए है, हेल्दी सोसाइटी चाहिए है, तो हमें इस तरह के अनडिजायरेबल लोगों को मार देना चाहिए। ऐसा हिटलर का मानना था। और क्या आपको पता है जो हिटलर था उसके मानने का जो तरीका था वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ करता था। वह बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों को मारता था। वह क्या करता था, लोगों को एक गैस चैम्बर के अंदर बंद कर देता था और पॉइजनस गैस छोड़ देता था और उन्हें तड़प तड़प कर मार देता था। और वह जो जूस लोग थे उनको फोर्स करता था गेटोज में रहने के लिए। अब ऐसा इलाका वो रहने के लिए जहाँ काफी ज्यादा गंदगी रहती थी, कीचड़ रहता था और बहुत सारी बीमारियां रहती थी। लोग मर रहे थे वहां पर, काफी ज्यादा इम्पैक्टेड एरिया था। ऐसा एरिया में हिटलर रहने के लिए फोर्स करता था जूस लोगों को, और जो उसकी बात नहीं मानते थे उसे गैस चैम्बर में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेज देता था और वहां उसे मार देता था। और जो हिटलर था वह बच्चों को भी टारगेट करता था, क्योंकि उसे पता था कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है कंट्री का। और जो हिटलर था वह यह बात भी जानता था कि बच्चे को किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर किसी बच्चे को बचपन से यही सिखाया जाए कि हिटलर तुम्हारा ईश्वर है और तुम्हें उसकी पूजा करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चा बड़े होकर हिटलर को भगवान मानेगा, नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। तो इसके लिए हिटलर ने सारे स्कूल में जितने भी ज्यूस टीचर थे उनको हटवा दिया और जो बच्चे थे उनको भी सेपरेट कर दिया। ज्यूस बच्चे को अलग कर दिया और जर्मन बच्चे को अलग कर दिया। अब जो जर्मन बच्चा था वह ज्यूस बच्चे के साथ ना तो खेल सकता था और ना ही पढ़ सकता था। और बाद में क्या करता है जो हिटलर, जो ज्यूस बच्चे रहते हैं उनको स्कूल से बाहर निकलवा देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिटलर ने स्कूल की सारी किताबों को चेंज कर दिया था और उन किताबों में केवल नाजी आइडियोलॉजी ही भरी थी, जिसमें बच्चे को नाजी आइडियोलॉजी ही सिखाते थे। और स्कूल में बस ये कुछ सिखाया जाता था कि ज्यूस को हेट कैसे करें, हिटलर और नाजी पार्टी को सपोर्ट कैसे करें, उनको सैल्यूट कैसे करें और हमारे प्रति रॉयल्टी बनी रहे नाजी पार्टी के खिलाफ। और यही सब बातें स्कूल में सिखाई जाती थी। इसके अलावा हिटलर कई सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता था, जिससे वह बच्चों के अलावा यूथ को भी टारगेट कर सके। अब हिटलर टारगेट कैसे करता था? जो बच्चे 18 से 14 साल की उम्र के होते थे उन्हें जंग फॉग में भर्ती करा दिया जाता था। जंग फॉग हिटलर का ही ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बच्चों को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे ही बच्चा 14 साल का हो जाता था तो उसे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा दी जाती थी, जो कि 1922 में फॉर्म की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को हिटलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। इसमें वही सब सिखाया जाता था जो हिटलर चाहता था, जैसे ज्यूज से नफरत कैसे करें, अनडिजायरेबल लोगों से दूर रहें, वॉर और वॉयलेंस करते रहें, और हिटलर की पूजा कैसे करें, और हमेशा हिटलर के प्रति रॉयल्टी बनी रहे। कुछ इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता था तो उसे लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था और फिर इसके बाद उसे आर्मी ज्वाइन करा दी जाती थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हिटलर वुमेन्स के बारे में क्या सोचता था। हिटलर का ऐसा मानना था कि मदर बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है। इनफैक्ट 1933 में उसने बोला था कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। बट रियलिटी में वह सारी माओ को एक समान नहीं मानता था। जो माँ जूइस और अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें वो पनिश करता था, और जो डिजर्विंग बच्चों को जन्म देती थी उन्हें वो रिगार्ड दिया करता था। मतलब उन्हें हर चीज में कंसेशन मिलता था, मतलब डिस्काउंट मिलता था। इसके अलावा उन्हें अवार्ड भी दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन दे बर्थ। अगर कोई माँ 4 बच्चे को जन्म देती थी तो उसको मिलता था ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था। यदि अगर कोई माँ 6 बच्चों को जन्म देती थी तो उसको सिल्वर क्रॉस मिलता था। अगर कोई माँ 8 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी तो उसको गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जर्मनी के लोग क्या सोचते थे नाजी पार्टी के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों जर्मनी के अंदर ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया था कि नाजी आइडियोलॉजी अच्छी आइडियोलॉजी है, और वो लोग भी ज्यूज से नफरत करने लगते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाजी आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं थे, उन्हें यह गलत लगता था, बट वे कुछ कर नहीं पाते थे। ना ही वे प्रोटेस्ट कर पाते थे और ना ही वो आवाज उठा पाते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा डर था कि हिटलर उनका वही हाल करेगा जो उन्होंने ज्यूज का किया था। और नाजी लोग ने मीडिया का भी बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया था ज्यूज के खिलाफ हेटरेट फैलाने के लिए। नाजी लोग ने कुछ ऐसे पोस्टर बनवाए थे जिसमें जूस लोगों को एज अ ईवल दिखाया जाता था, और उन्हें क्या कुछ नहीं किया जूस लोगों को बुरा दिखाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने कई सारी फिल्म भी टेलीकास्ट कराई थी जिसमें ज्यूस के खिलाफ और भी ज़्यादा हेट्रेड जर्मनी में फैल जाए। ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम था एटर्नल जूस, जिसमें जूस लोगों को बहुत ही बुरा दिखाया गया था। इसी प्रकार से एक राइटर थी जिनका नाम था चार्लेट ब्रेथ। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था थर्ड रीगन ऑफ ड्रीम। इस किताब में बताया गया कि जूस लोगों को नाजी जर्मनी में कैसा लगता था और वह कैसा फील करते थे और उन पर कैसे कैसे अत्याचार होते थे। जूस लोग चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है वह दुनिया में सबको पता चल सके, और जब वो मर रहे थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ सुराग छोड़े थे ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि हिटलर ने जूस लोगों के लिए ऊपर कितना जुर्म किया था।
और बाद में यह सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाती है। तो हिटलर की, नाजी लोगों की और उनकी आइडियोलॉजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। इनफैक्ट उन्होंने सज़ा भी मिलती है। बट वही बात घूम कर आती है कि जो दर्द जूस लोगों ने झेला था और हिटलर ने उन्हें दिया था, उस कंपेरिजन में इन लोगों को बहुत कम सज़ा मिलती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास 9 की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।